व्हाट्सअप गाइस, ऑपरेशन सिंदूर का सक्सीडियस अनिल चौहान ने खोले पाकिस्तान के राज। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। अर्जुन की वीडियो है, फन तंत्र का एपिसोड है। बेसिकली चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों 25 अगस्त 2026 को भारत के फॉर्मर सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इन खुलासों के बाद एक्स और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त बातें हो रही हैं। यूजर्स इंडियन आर्मी के लास्ट स्ट्राइक अप्रोच और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस फेलियर की जमकर तारीफ करते हुए मीम्स और पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अब ये खुलासे क्या है, आइए बात करते हैं। Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. दोस्तों फॉर्मर सीडीएस अनिल चौहान जी ने नई दिल्ली में कई अहम बातें शेयर की। सबसे बड़ा खुलासा यह था कि जब पाकिस्तान ने सुबह 10 बजे फोन करके बातचीत करके सीज फायर की गुहार लगाई भारत से, तब भी एयरफोर्स चीफ के पूछने पर सीडीएस ने सरगोधा पर बमबारी करने का ग्रीन सिग्नल दिया था। भारत की पॉलिसी क्लियर थी, वॉर का आखिरी अटैक या विनिंग नोट भारत की तरफ से होना चाहिए। अब लंबे समय से चर्चा थी कि भारत ने पाकिस्तान की परमाणु साइट किराना हिल्स को जानबूझकर निशाना बनाया। जनरल चौहान ने क्लियर किया कि यह कोई सोची समझी स्ट्राइक नहीं थी। असल में भारत का एक लॉइटरिंग म्यूनिशन सरगोधा के पास पाकिस्तानी रडार खोज रहा था। जब 2 घंटे तक उसे टारगेट नहीं मिला तो वो खुद जाकर किराना हिल्स की पहाड़ियों से टकरा गया। अब अगर मासूमियत के लिए 10 नंबर हो तो चौहान साहब को दे दिए जाते तो अच्छा रहता। इतनी मासूमियत से पड़ोसी की कौन लेता है, बताइए। ये भी ठीक है, बढ़िया था। इसके बाद बात आई डोनाल्ड ट्रंप की। याद है डोनाल्ड ट्रंप उस समय कितना उछल रहे थे। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाया। मीडिएशन ने साफ बोला कि सीजफायर में किसी तीसरे का रोल ही नहीं था। यह फैसला सीधे दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच शाम 5 बजे तय हुआ था। So the ceasefire is decided between 2 DGMOs, and that's it. Means I don't see the role of anyone else. जनरल चौहान ने ट्रांस एलओसी फायरिंग के दौरान 6 भारतीय सीधी बात बोल दी की भी कंफर्मेशन दी। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआती झटकों के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और दुश्मन के एयर डिफेंस को भेद कर अंदरूनी ठिकानों पर सटीक अटैक किया। जनरल चौहान ने बताया कि सरगोधा पर हमले की मंजूरी देने के साथ ही उन्होंने एयरफोर्स को 2 और टारगेट सेट करने को कहा था। इनमें से एक गिलगिट बाल्टिस्तान का स्कर्दू एयरबेस था। इंडियन आर्मी ने इसे पूरी तरह से क्लियर कर लिया था, लेकिन एन मौके पर खराब मौसम के कारण यह प्लान बदलना पड़ा। ऑपरेशन से पहले के पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेना को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया था। सेना को केवल 2 बातें बोली गई थी। हमले का समय और तारीख आप खुद तय करें। ऑपरेशन में फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई हो उसके सबूत सुरक्षित रखे जाएं। अब इस खुलासे के बाद से सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपने रिएक्शन देने शुरू किए। कोई मीम बना रहा है तो कोई सटायर पेल रहा है। एक ने लिखा कि भारत के ड्रोन्स की गैस खत्म हो गई और अपने आप ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों पर जा गिरा। भाई ऐसी सटीक स्ट्राइक तो कोई की भी नहीं है ना। दूसरे यूजर ने लिखा कि भाई ये तो सेलिब्रेट करने का समय है कि हमारे ड्रोन्स गलती से भी गिरे तो सीधे जाकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर। एक यूजर ने तो चौहान साहब को ही कोट करते हुए लिखा कि हम काम तो कुछ और ही करने गए थे, लेकिन गलती से पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की पुंगी बजाया है। अब इस पर पाकिस्तानियों की भी राय देख लेते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो जरूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि बंटवारे के बाद सबसे घटिया लेवल के आईक्यू वाले उधर ही चले गए। गजब बेइज्जती है। एक पाकिस्तानी ने लिखा कि अगर अनिल चौहान की बात सच है तो ये स्ट्राइक गलती से हुई तो ये बेहद बेवकूफी वाला डिसीजन था, जिससे एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती थी। लेकिन उसके लिए न्यूक्लियर पावर अपने हाथ में भी तो होनी चाहिए ना। पाकिस्तान ने तो सऊदी को गिरवी रखा है। इसके अलावा पाकिस्तानी को कोई सबूत नहीं मिला तो वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने भी भारत का कुछ उखाड़ा है। अब असलियत में तो कुछ उखाड़ नहीं पाए तो वीडियो एडिट कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि एक न्यूक्लियर आर्म नेबरिंग कंट्रीज के अंदर 5 दिन तक ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल होता है। इसमें न्यूक्लियर ओवरहैंग का खतरा होता है। सबसे बड़ी चुनौती ये इंश्योर करना होता है कि वॉर कन्वेंशनल दायरे में ही रहे और न्यूक्लियर वॉर में ये तब्दील ना हो। एस्केलेशन मैट्रिक्स को मापना और ये तय करना कि दुश्मन किस हद तक जवाब देगा सबसे जोखिम भरा काम है। तीनों सेनाओं के बीच सटीक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। दुश्मन के रडार को चकमा देकर SU-30 फाइटर जेट्स के जरिए एयर लॉन्च ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से सटीक निशाना लगाना टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक रूप से एक बहुत बड़ी महारत है। अब जैसे ही 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज के बीच टकराव शुरू होता है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। अमेरिका, रशिया और यूएन तुरंत दबाव बनाने लगते हैं कि किसी भी कीमत पर हमले रोके जाएं। ऐसे में दुनिया को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि हम सिर्फ आतंकियों या मिलिट्री ठिकानों को मार रहे हैं। अगर ग्लोबल कम्युनिटी सहमत ना हो तो वो देश पर स्ट्रिक्ट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठप हो सकता है। इसके अलावा वॉर या कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन बहुत महंगा होता है। फाइटर जेट्स उड़ाने, महंगी मिसाइलें दागने और लाखों सैनिकों को सीमा पर स्टैंड बाय पर रखने में हर दिन अरबों रुपए खर्च होते हैं। जंग के मैदान में सैनिकों को लगातार गोला बारूद, फ्यूल, राशन और मेडिकल लॉजिस्टिक्स में बहुत खर्चा होता है। बहुत बड़ा काम है। सप्लाई लाइन में जरा सी भी चूक ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती है। ऐसी सिचुएशन में शेयर बाजार भी तेजी से गिरते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लगते हैं और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा मामला बेहद कॉम्प्लेक्स होता है। आज के दौर में वॉर सिर्फ मैदान पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाता है। दुश्मन देश सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस और झूठी खबरें फैलाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है। अपने देश की जनता को सच बताना और उनके अंदर जो डर है उसे फैलने से रोकना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। दुश्मन की झूठी बातों को सबूतों के साथ तुरंत काटना पड़ता है। सरकार ने उस दौरान एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म से इसका जवाब दिया।
इसके साथ ही सबसे जरूरी होता है जब दुश्मन के अंदरूनी इलाकों में बम गिराए जाते हैं तो कहीं आसपास रहने वाले आम नागरिक और खासकर औरतें और बच्चे न मारे जाएं। इसके लिए 100% सटीक खुफिया जानकारी चाहिए होती। अगर गलती से भी किसी स्कूल, हॉस्पिटल या रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिर जाए तो दुश्मन को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता है और दुनिया की सिंपैथी उसके साथ जा सकती है। रिलायबल रिपोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़े हालिया खुलासों की माने तो मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मोर्चों पर भारी चोट पहुंचाई है। डिफेंस एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस मिलिट्री एक्शन में पाकिस्तान को लगभग $3.35 बिलियन से लेकर $7.6 बिलियन तक का भारी नुकसान हुआ है, जो उनके एनुअल डिफेंस बजट के लगभग बराबर है। भारत के सटीक हवाई और मिसाइली हमलों ने पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी। कमर तो मैं बोल रहा हूं, तोड़ी कोई और चीज गई है। सही बात है। इस दौरान पाकिस्तान के 9 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट तबाह हो गए, जिनमें से एक वैल्यूएबल SAB-2000 एरियाई यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और एक F-16 प्लेन शामिल था। इसके अलावा मुशाफ, मुरीद और सुकूर समेत पाकिस्तान के 11 मेजर एयर बेसेस को भारी नुकसान पहुंचा, जिन्हें ठीक करने में उन्हें लंबा टाइम लगेगा। इंडियन आर्मी ने अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का सटीक इस्तेमाल करते हुए लाहौर सहित कई जगहों पर तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और अहम रडार ग्रिड्स को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। अनिल चौहान साहब ने 25 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर के खुलासों के साथ साथ हाल ही में हुए मक्का पैक्ट पर भी बहुत सख्त बयान दिया। जनरल अनिल चौहान ने इस ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की पर वार्निंग देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि जब तक मक्का पैक्ट ये साफ नहीं करता कि भारत को लेकर उसका क्या रुख है, तब तक इसे भारत के खिलाफ ही माना जाएगा। In which the only statement we there said that it's for mutual deterrence, for strengthening deterrence, and attack on any one country would be considered as an attack on either of the. So I think that has got major security implications for India. Unless the pact says that it is not against India, we must assume that it is. वरना तो ये तो फिर उनका पिटाई तो सीधा सा मतलब ये था कि होती है। चूंकि समझौते में पाकिस्तान शामिल है, इसलिए भारत इसे अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में ही देखेगा, जब तक कि सऊदी अरब और टर्की ऑफिशियली ये क्लियर न कर दे कि इंडो पाक वॉर की सिचुएशन में वे इसमें नहीं पड़ेंगे। दरअसल मक्का पैक्ट यानी मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया एक मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट है। इसे इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। इसमें नाटो के आर्टिकल 5 जैसा नियम है, यानी किसी एक देश पर हमला तीनों देश पर अटैक माना जाएगा, हमला माना जाएगा। ये 3 पावर्स का एक गठजोड़ है, सऊदी अरब का पैसा, टर्की की डिफेंस टेक्निक यानी ड्रोन, प्लस पाकिस्तान की फौज और परमाणु बम। डिप्लोमेसी एंड डिफेंस के पर्सपेक्टिव से जनरल चौहान की बात 100% लॉजिकल और सटीक है। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ आतंकियों जैसे लश्कर, जैश का इस्तेमाल करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को अंदर घुसकर पेला था। अब मक्का पैक्ट के बाद पाकिस्तान ये सोच सकता है कि अगर भारत फ्यूचर में किसी आतंकी हमले का जवाब देने के लिए पाक सीमा में घुसेगा तो सऊदी और टर्की भी इस पैक्ट के तहत युद्ध में कूद पड़ेंगे। जनरल चौहान का सवाल यही है कि क्या भारत के एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को हमला मानकर सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा? दूसरा ये कि ये सिर्फ कागजी समझौता नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से पहले और मक्का पैक्ट के तुरंत बाद टर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स पाकिस्तान में उतरे हैं। टर्की पाकिस्तान को बायरक्टर और कामिकाज ड्रोन दे रहा है। भारत के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल तय है, इसलिए जनरल चौहान का इसे भारत के खिलाफ मानना पूरी तरह लॉजिकल है। तीसरी बात यह भी है कि भारत के सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं। भारत वहां से तेल खरीदता है और लाखों भारतीय वहां काम करते हैं। जनरल चौहान का यह बयान सऊदी अरब पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए है, ताकि सऊदी अरब ये क्लियर करे कि उसकी पाकिस्तान के साथ ये दोस्ती भारत के इंटरेस्ट की कीमत पर तो नहीं। वहीं आखिरी रीजन है चाइना। डिफेंस एक्सपर्ट जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी जी का मानना है कि पाकिस्तान मक्का पैक्ट और चीन के सपोर्ट के सहारे 2030 तक भारत के खिलाफ बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में फॉर्मर सीडीएस का यह बयान देश को यह बताने के लिए है कि भारत इस गठजोड़ को लेकर आंखें मूंद कर नहीं बैठा है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, जिसे 1971 के बाद का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, इससे पहले भी दुनिया और भारत में शांति काल के दौरान इस तरह की प्रिसीजन स्ट्राइक्स के एग्जांपल मिलते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने एलओसी पार कर खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश के ठिकानों को तबाह किया था। यह भी शांति काल में की गई एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। 81 में इजराइल का ऑपरेशन ओपेरा भी इसी तरह का एक हमला था, जहां इजरायली एयरफोर्स ने इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर को शांति काल में पूरी एक्यूरेसी से तबाह कर दिया था, ताकि इराक परमाणु बम न बना सके। इसके बाद अमेरिका का ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर 2011 में हुआ, जहां पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर लादेन को मार गिराना आज भी सबसे पॉपुलर ऑपरेशंस में से एक है। अब इसमें और उन ऑपरेशंस में एक समानता है, दुश्मन को चौंकाना, खुफिया जानकारी का सटीक इस्तेमाल करना और बिना फुल स्केल वॉर छेड़े अपने टारगेट को हासिल करना। नए खुलासों के मुताबिक पाकिस्तान पूरी तरह क्लूलेस था। फॉर्मर सीडीएस ने बताया कि पाकिस्तान की सिचुएशनल अवेयरनेस बेहद खराब थी, खासकर समुद्री मोर्चे पर वो फिसड्डी रहा। पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडियन नेवी का कैरियर बैटल ग्रुप उनके बहुत करीब है, लेकिन असल में भारतीय बेड़ा उनकी बताई गई लोकेशन से 100 से 300 नॉटिकल मील दूर था। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्नाइसेंस एयरक्राफ्ट उड़ान ही नहीं भर रहे थे। वे पूरी तरह से विदेशी इनपुट्स पर निर्भर थे, जो उन्हें गलत जानकारी दे रहे थे। भारत के ड्रोन्स और लाइटिंग म्यूनिशंस उनके सरगोदा जैसे मेन एयरबेस के ऊपर 2-2 घंटे तक मंडरा रहे थे और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी, जिसका नतीजा किराना हिल्स की स्ट्राइक के रूप में देखा गया। इन खुलासों ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री थी, बल्कि ये भारत के कड़े पॉलिटिकल लीडरशिप और सेना के बीच एक बेहतरीन तालमेल का भी सिंबल है। जनरल अनिल चौहान की जो बातें वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट करके जरूर बताना और पाकिस्तान के लिए भी कुछ बढ़िया सा कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी मिलते हैं दोस्तों। ये पॉइंट बहुत सही बोला सर ने भी कि
जो पैक्ट हुआ है अभी मक्का पैक्ट हुआ है इनका टर्की सऊदी का और पाकिस्तान का, तो ये वो क्लियर कट होना चाहिए कि भाई हमला अगर पाकिस्तान पर होता है, इंडिया और मतलब हमला तो क्या होता है भाई, वो कोई हरकत होगी तभी उसके बाद हम हमेशा इनका मुंह तोड़ते हैं। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग हो रही है तो क्या इसके अंदर टर्की जो जिसको हम तुर्की भी कह देते हैं और सऊदी, क्या ये आएंगे? क्या ये पाकिस्तान के सपोर्ट में आके इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे? अगर जाएंगे तो फिर सीधी सी बात है, ये थ्रेट, दिस पैक्ट इज अ थ्रेट टू इंडिया एंड इंडिया की सिक्योरिटी, सीधी सी बात है, ठीक है। वरना पाकिस्तान के पास है क्या देने को? जो कटोरा है उस कटोरा लेके तो उनको तो मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा आ जाते हैं यहाँ पर बात की इनके साथ पैक्ट करते क्यों है ये पता नहीं क्या पीठ पीछे धोखा देने वाली है ये, ठीक है। पता नहीं, वो चीज़ तो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ वो जो किराना हिल्स वाली बात कही वो बहुत सही बात करी, वो बढ़िया थी कि लोगों ने जिस तरीके से फिर उस चीज़ के बारे में बोला कि भाई वो मतलब कि वो कहना चाहता है गैस खत्म हो गई थी उसकी। तो भाई देखो बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको हमेशा कभी भी क्लियर नहीं आएंगी सामने, क्योंकि वो कुछ सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं और वो हर एक चीज़ उस तरीके से चलती है। लेकिन आप कितना भी कुछ कह लो, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बड़ा मैटर, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है जब भी इस टाइप के ऑपरेशन होते हैं कि आप कितना फ्रीडम दे रहे हो। आप कहते हो नहीं थोड़ा सा टच करके आ जाओ, बस इतना सा, बस उनको आंख दिखानी, नहीं, फुल फ्लेज। और उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान लिटरली गिड़गिड़ाया था और ट्रम्प बीच में आ गया था कि हाँ वो मसीहा बन के, जबकि उसका कोई रोल था नहीं वहां पर, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसको तो हर एक क्रेडिट चाहिए। अब उसका तो हर रात को आ जाता है ईरान पे हम जीत गए, ईरान हम हॉर्मुज भी ले लिया, ये ईरान कुछ और कह देता है। हाँ, तो एंड ऑफ द डे सॉर्ट आउट तो होगा, लेकिन जितना गुड़ गोबर ट्रम्प के आने के बाद से हुआ है ना, उथल पुथल पूरे वर्ल्ड में उतनी नहीं। अब रशिया और यूक्रेन का भी चल रहा है, अब तो लोग भूल भी गए ना, लोगों को इतना कोई फर्क पड़ रहा है उस चीज का। लेकिन इसने भट्टा बिठवा दिया वहां पर, या तो आर पार की बात करता या समझौते की बात करता। दो एरोगेंस और एटीट्यूड ना ये डूबता है। मुंह फुला लेता है इसने, मोदी जी से भी मुंह फुला लेता है इसने एक टाइम पर। तो अभी तक फुला रखा है। अपना पॉइंट आप लोग भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।